हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस फ्रेमवर्क फॉर आवर 10 EV स्टॉक्स विच यू हैव शॉर्टलिस्टेड इन आवर लास्ट 2 वीडियोस। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड सी दोज वीडियोस सो दैट आपको एक बेस क्लियर हो जाए कि आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल प्लान, आज हम डिस्कस करने वाले थे हमारे शॉर्टलिस्टेड 5 स्टॉक्स एंड उनके पोर्टफोलियो वेट्स। बट देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान। आई ट्राइड टू फिट ऑल द कंटेंट इन वन वीडियो, पर मजा ही नहीं आया। मैंने वो हाउ टू पिक अ स्टॉक इन 5 मिनट्स वाले भी वीडियो देखे, पर उसमें कुछ जम ही नहीं रहा था। एक तो मेरे पास वो सुपर पावर ही नहीं है कि जाओ कोई भी स्टॉक के बारे में 5 मिनट पढ़ के वो पिक कर लो और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। और दूसरी बात, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले मैं उस कंपनी को समझना चाहता हूँ, उस इंडस्ट्री को समझना चाहता हूँ, उस स्टॉक के ऊपर होने वाले मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट को समझना चाहता हूँ। तब जाके कॉन्फिडेंस आता है कोई भी स्टॉक खरीदने का और उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। मैं आपके साथ डिसऑनेस्ट वीडियो शेयर नहीं करना चाहता था। मैं आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाना चाहता था कि हाउ आई सिलेक्ट अ स्टॉक एंड हाउ आई एनालाइज अ कंपनी। आई थिंक दैट इज व्हाट विल एड वैल्यू टू योर नॉलेज एज वेल and which is the whole objective of making these videos. So here is the new plan. As discussed earlier, आज हम डिस्कस करेंगे एक एनालिसिस का फ्रेमवर्क जहां हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे और कौन से एंगल से हम स्टॉक को देखने वाले हैं वो समझेंगे। उसके बाद आने वाले 10 वीडियोस में, यानी आज का छोड़ के आने वाले 10 वीडियोस में हमने जो शॉर्टलिस्ट किए हुए वो 10 स्टॉक्स का इन डेप्थ एनालिसिस होगा। 1 वीडियो 1 स्टॉक। एंड फाइनली इन अवर 11th वीडियो वी विल डिस्कस कि कौन से स्टॉक को कैसा वेट देना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है रघुनंदन, आप देख रहे हैं वैल्यू शास्त्र। लेट्स बिगिन। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंपनी एनालिसिस के बारे में, एज टू हाउ वी विल अप्रोच फ्रॉम बॉटम अप। एक कंपनी के कौन से फंडामेंटल्स देखेंगे और उसको कैसे वैल्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट। किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। पहला होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट एंड तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे कि ये 3 स्टेटमेंट्स होते क्या है और ऐसी ही टर्मिनोलॉजी समझेंगे जो हम हमारे एनालिसिस में यूज करने वाले हैं। मैं इन डेप्थ नहीं जाने वाला अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, बिकॉज दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एंड ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेट्स बिगिन विथ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला आइटम है नेट सेल्स या रेवेन्यू। रेवेन्यू वो होता है जो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच के कमाते हैं। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉग्स। कॉग्स यानी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल लगा उसकी कीमत। जब आप रेवेन्यू में से कॉग्स हटा देते हैं तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी आपका जो ओवरऑल कंपनी है उसे चलाने में आने वाला खर्चा। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाते हैं तो आपके पास आता है EBIT यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, which is also known as operating profit. अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब आप इंटरेस्ट हटाएंगे तो आपके पास आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। अगेन गोइंग 1 स्टेप फॉरवर्ड, अभी आपको पता चल गया होगा इस अर्निंग बिफोर टैक्सेस में से जब हम टैक्स हटाएंगे तो आपके पास आता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। तो उसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट करने हैं तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास आता है नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। ये हो गया एक ओवरऑल व्यू ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स। अब हम इतने सारे लाइन आइटम्स क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें मार्जिन्स कैलकुलेट करनी होती है। जैसे जैसे हम आगे वाले वीडियोस में बढ़ते जाएंगे तो आपको मार्जिन्स का भी इंपॉर्टेंस समझता जाएगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि मार्जिन्स इज अ पैरामीटर टू गेज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन बोली जाए तो नेट इनकम अपॉन सेल्स, अगर एबिट मार्जिन बोली जाए तो एबिट अपॉन सेल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बैलेंस शीट also known as the statement of financial position or statement of financial condition reports the firm's financial position at a point in time. अब बैलेंस शीट के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला हो गया असेट, दूसरी हो गई लायबिलिटी एंड तीसरा हो गया ओनर्स इक्विटी। अब आपने ये बात सुना होगा कि बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, यानी उसकी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो उसका भी एक इक्वेशन है विच इज
एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अब असेट्स क्या होते हैं? किसी भी फर्म के पास, किसी भी कंपनी के पास जो कोई मशीनें होती है, लैंड होती है, बिल्डिंग्स होती है, या अभी उनका जो कच्चा माल पड़ा हुआ है, वो होता है एसेट। लायबिलिटीज क्या होती है? उन्होंने कुछ लोन लिया है, कुछ चीजें उधार में ली है, कुछ जो देना है, वो होती है लायबिलिटीज। और ओनर्स इक्विटी क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट्स, जब कोई ओनर एक कंपनी स्टार्ट करता है तो वो अपनी जेब से भी तो कुछ पैसा डालता है, सारा का सारा लोन थोड़ी उठाता है। वही जेब से डाला गया पैसा, दैट इज ओनर्स इक्विटी। हमारा थर्ड एंड फाइनल स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा कि दुकानों के बाहर बोर्ड लगा होता है, आज नगद कल उधार। वहां पर तो सब कैश में चलता है, पर बड़े बड़े बिजनेसेस में ऐसी बातें नहीं होती है। अब आप कार का ही एग्जांपल ले लीजिए। जब आप कार खरीदते हैं, मोस्ट ऑफ यू वुड परचेस इट ऑन ईएमआई। भले ही 10 लाख की कार ली हो, बट ज्यादातर केसेस में डाउन पेमेंट तो 2 या 3 लाख का ही होता है। अब बचा हुआ जो 7 लाख रुपया है वो ईएमआई में पे किया जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो वो कार उधार पे ही ली गई है, विच इज वाई आपका जो रेवेन्यू आता है वो पूरा कैश में नहीं आता। पर जो कैश में कंपोनेंट आता है उसका अकाउंटिंग करने के लिए, उसे समझने के लिए जो स्टेटमेंट होता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। उसका फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज रिपोर्ट्स द कंपनीज कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। जो कोई हमें पेमेंट कैश में आए हैं और जो पेमेंट हमने कैश में किए हैं, उनको रिपोर्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट होता है वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हुआ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, which include the cash effects of transactions that involve the normal business of the firm। यानी अगर मारुति को ही कंसिडर कर लेते हैं जो कार बेचती है, तो कार बेचकर जो उनको पैसा कैश में आया और जो उन्होंने कैश में पेमेंट किया, उसका रिपोर्टिंग होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज। Investing cash flows are those resulting from the acquisition or sale of property, plant and equipment of a subsidiary or a segment and so on। कोई एसेट बेचकर आपको कैश आ रहा है या किसी एसेट को खरीदने में आपने कैश खर्चा किया है, तो उसका रिपोर्टिंग होता है आपका इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में। अब फाइनेंसिंग कैश फ्लोज वो होते हैं जो आपको आते हैं डेट लेने से या इक्विटी रेज करने से। आपको पता है ना, आईपीओ में इक्विटी रेज होती है, हमने देखा भी था। उससे आने वाला कैश फ्लो, या अगर किसी कंपनी ने कोई नया लोन उठाया है उससे आने वाला कैश फ्लो, वो रिपोर्ट होता है आपके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाले स्टेटमेंट में। ये तीनों स्टेटमेंट्स, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक होलिस्टिक व्यू देते हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स का। 2 और इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान हमें रखना है। पहली है FCFF, यानी फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। ये होता है कैश अवेलेबल to all the investors, both equity owners and debt holders। उसका एक फॉर्मूला होता है, बट उतने डीप में जाने की हमें अभी जरूरत नहीं है। मैं आपको फाइनल नंबर्स के साथ ही हर कंपनी के एनालिसिस के टाइम पर समझाता रहूंगा। दूसरा होता है FCFE, यानी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। ये वो कैश फ्लो होते हैं जो कंपनी के कॉमन शेयर होल्डर्स को अवेलेबल होते हैं। ये तो हो गया हमारा कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस का व्यू। अब हम देखेंगे मैक्रो एनालिसिस। कोई भी कंपनी स्टैंड अलोन काम नहीं करती, वो एक इकोनॉमी में ऑपरेट करती है। जैसे अगर कोई इंडियन कंपनी है तो वो इंडियन इकोनॉमी में ऑपरेट करती है, कोई चाइनीज कंपनी है तो वो चाइनीज इकोनॉमी में ऑपरेट करती है, कोई यूएस की कंपनी है तो वो यूएस इकोनॉमी में ऑपरेट करती है। इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जनरली एक कंपनी मोर देन 1 इकोनॉमीज में ऑपरेट करती है, तो उन इकोनॉमीज में आने वाले चेंजेस का भी इफेक्ट उस कंपनी के कैश फ्लोज पे, उस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे होता ही होता है। इन माय ओपिनियन, किसी भी कंपनी पे इकोनॉमिक इंपैक्ट कैसे आने वाला है उसे गेज करने का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इंटरेस्ट रेट्स। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंटरेस्ट रेट आरबीआई सेट करता है। एक जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है वो आरबीआई सेट करता है, उसी के हिसाब से बाकी सारे इंटरेस्ट रेट सेट किए जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि अभी होम लोन का इंटरेस्ट रेट काफी कम है, वैसे ही एफडी का भी इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। दिस इज बिकॉज जो आरबीआई ने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट सेट किया है, एक जो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट सेट किया है, ये सारे इंटरेस्ट रेट भी उन्हीं इंटरेस्ट रेट को बेस रख के कैलकुलेट किए जाते हैं। आई बिलीव इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया आर वेरी लो एट दिस पॉइंट। इंटरेस्ट रेट्स और कम होने की उम्मीद मुझे तो फिलहाल नहीं है। इफ वी लुक एट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो कि एक काफी अच्छी प्रॉक्सी है इंटरेस्ट रेट्स के लिए,
we can see a clear downward trend from 2018. If we go further back, say 2016, we see that the dip in yield was followed by a rise till September 2018. तो ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन से सेक्टर को इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से यहां से अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं. In our universe of 10 EV stocks, we have companies from energy, industrials, materials and technology sectors. And these sectors are expected to respond differently to changes in interest rate. अब आप ये चार्ट देखिए, एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है सीकिंग अल्फा इस वेबसाइट पे, जहां से मैंने ये चार्ट लिया है. Sectors in green are expected to benefit from the rising interest rates and sectors in red are expected to be affected negatively. Historically, technology stocks have not been very sensitive to interest rates. पर अभी इंटरेस्ट रेट्स इतने कम है कि यहां से थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स कैन अंडर परफॉर्म निफ्टी और सेंसेक्स. और जैसे मैंने बताया, हमारे इस लिस्ट ऑफ 10 कंपनीज में बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं. सो जब हम एनालिसिस करेंगे तब हम इन सारे सेक्टर्स पर इंटरेस्ट रेट्स का इफेक्ट क्या होगा वो भी जरूर देखेंगे. दोस्तों, उम्मीद है अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि हम कैसे एनालिसिस करने वाले हैं और कितना इन डेप्थ एनालिसिस होने वाला है. हर वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं ये स्टॉक खरीदने वाला हूं या नहीं खरीदने वाला हूं. तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक दें और बेल आइकन जरूर दबाएं. आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी इन डेप्थ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ईवीज के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में हो. टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप इन्वेस्टिंग. बाय बाय.